बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 4 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सारे का सारा चैप्टर कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा है तो आप इसको डिफरेंट टाइम्स के अंदर देखें, थोड़े थोड़े सेगमेंट्स बना लें और इतना ही देखें जितना आपको अच्छे से समझ आ जाता है। एनीवे अगर हम मूव करें इस चैप्टर की आउटलाइन की तरफ तो इसमें हमारे पास इंक्लूड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइलाइट कंपाउंड है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गल्वानिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और आखिर में जो हमारे पास टॉपिक है 4.7 विच इज़ अबाउट बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मूव ऑन करते हैं अपने लेक्चर की तरफ और इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट अगर हम लेक्चर को स्टार्ट करें विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये बड़ा ठीक रहेगा क्योंकि यही इसका चैप्टर का नेम है और चैप्टर का नेम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो यहाँ देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर दो वर्ड्स मजीद छुपे हैं। एक वर्ड है इलेक्ट्रो एंड अनदर वर्ड इज केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी से निकला है और केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस का आपस में क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो डेफिनेशन की गई है जो आपकी बुक में है वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब ये भी बड़े मजे की डेफिनेशन है। इसमें ये है कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ वी अप्लाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी हम कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अप्लाई करेंगे और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस किन बेसिस के ऊपर किन के ऊपर बेस कर रहा है। डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है या वोल्टेज सेल है। तो इनके बुनियादी प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो सबसे पहला जो आर्टिकल है विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं? तो ऐसी डिवाइस स्टूडेंट जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जैसा कि डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि बैटरीज जो हैं वो क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस को, उन केमिकल रिएक्शन की मदद से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हो रहे हैं। सेल को यूं समझ लें कि एक बॉक्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है गैल्वेनिक सेल एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है इसको तो अभी हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। यहां सिर्फ इतना देखें कि ऐसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शंस हों और वो आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, इसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। जिस तरह की बैटरी में क्या होता है, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और आउटपुट में वो हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो बैटरी को आप गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड हो तो इस सेल को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अभी हम इनको अलग अलग स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शंस बाय ड्राइविंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से होते हैं स्टूडेंट? दो तरह के हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कंबाइनली हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस होते हैं और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं कि जिनको हमें परफॉर्म करना पड़ता है। यूं समझ लें कि जिस तरह टैंकी से पानी खुद ब खुद नीचे आता है
ऊपर जो घर के टॉप के ऊपर टैंकी है, वाटर टैंक है, उसमें से खुद ब खुद वाटर नीचे आता है, तो हम उसको कह सकते हैं ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही उसके ऊपर काम करने की, वर्क करने की। लेकिन नीचे से पानी अगर आपने छत के ऊपर पहुंचाना है तो वहां आपको मोटर रिक्वायर्ड है, कोई पंप रिक्वायर्ड है जिसकी मदद से आप वाटर ऊपर लेकर जाएंगे, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यानी वहां काम करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत है, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसके लिए हमें एक्सटर्नल किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे यहाँ हमें सेल की ज़रूरत पड़ रही है इस केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो ये रिएक्शन जो होंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। नॉन यहाँ इसने खुद ही डिफाइन कर लिया है, यूजिंग एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, यानी जिसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं जिनको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, इसी के साथ एनर्जी कन्वर्जन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में की मदद से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मीन ब्रेक डाउन करते हैं किसी कंपाउंड को बाय मींस ऑफ वाटर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जैसे हमें जो है वो पहाड़ों वगैरह से रॉ मटेरियल मिलता है, रॉ मेटल मिलता है, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, जैसे कॉपर वगैरह है, तो कॉपर मेटल बिल्कुल प्योर नहीं मिलता। अगर हमने उसको रिफाइन करना है तो हम ये इसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करते हुए मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इम्प्योरिटी में से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पावर सोर्स टू कैथोड। अच्छा, पावर सोर्स से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ये एनोड है स्टूडेंट, और एक जो है वो कैथोड है। अच्छा, एनोड और कैथोड क्या है इसको भी जरा आप समझ लें कि एनोड कहते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो एनाइन को कलेक्ट करता है, यानी यहाँ एनाइन होते हैं तो इसे एनोड कहते हैं। ये बेसिकली मेटल का एक इलेक्ट्रोड होता है, एक मेटल यूं समझे मेटल रॉड है, इसको हम एनोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ एनाइन होते हैं। और जो दूसरा है हमारे पास, उसको कैथोड इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहाँ कैटाइन्स होते हैं। कैटाइन यानी इलेक्ट्रो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको हम कैटाइन कहते हैं। तो कैथोड के ऊपर कैटाइन्स आते हैं और एनोड के ऊपर एनाइन्स आते हैं। तो एनोड इज पॉजिटिव, इसमें एनोड जो होता है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और एनोड के ऊपर एनाइन्स आते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिवली जब चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर अगर यहाँ मैं ड्रॉ भी कर दूं आप लोगों के लिए, ये देखें यहाँ मैं अगर पॉजिटिव साइन ड्रॉ कर दूं, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कौन से आइन इसके पास आएंगे, जो नेगेटिवली होंगे, यानी जैसे क्लोरीन आइन है, ये नेगेटिवली चार्ज आइन है ना, इसको हम एन आइन कहते हैं। तो ये एन आइन एनोड की तरफ आएंगे क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनोड का मतलब ही वो है कि जो एन आइन को अट्रैक्ट करे, और कैथोड का मतलब ही ये है जो कैट आइन को अट्रैक्ट करे। अब ये जो कैथोड है वो क्या करेगा, सोडियम आइन को अट्रैक्ट करेगा। सोडियम आइन जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने पास, और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। यहाँ लिखा भी है कि एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, और ये ऑपोजिट होता है टू गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, वो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी गल्वानिक सेल। और गल्वानिक सेल की अगर हम डिटेल में जाएं कि गल्वानिक सेल क्या है हमारे पास, तो गल्वानिक सेल बेसिकली क्या करता है, इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। वो क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी उधर एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल जो है वो एजेंसी की जरूरत होती है, यहाँ जरूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद होते हैं। की फीचर क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं, अक्कर नेचुरली विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी। एनर्जी कन्वर्जन क्या होती है, इसमें ये होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, यूज क्या है बैटरीज के अंदर, ड्राई सेल्स वगैरह। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरह करते हैं इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, एनोड से ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज होता है एनोड,
और जो कैथोड होता है, क्योंकि एन आयन इसके पास आते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिव होता है क्योंकि कैटाइन इसके पास आते हैं। तो अब ये सारे का सारा था अबाउट गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास 4.1.2 कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस है। अब पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे हम कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं या फिर मेल्ट हो जाएं, और वो क्या करें, एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। यानी दो चीजें हैं, वो मोल्टन फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे NaCl जो नमक है, अगर आप इसको पानी में डालें और पानी में डिसॉल्व होने के बाद अपने अंदर से अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो फुली आयोनाइज होते हैं, जैसे HCl है, NaCl है। फुली आयोनाइज का मतलब ये है कि अगर 100 मॉलिक्यूल हैं HCl के तो 100 के 100 ही आयोनाइज हो जाएं, यानी हाइड्रोजन आइंस दें और क्लोरीन आइंस दें, सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएं, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, दैट मीन के वो सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होते, कुछ हद तक होते हैं, जैसे इसमें जो है वो एसिटिक एसिड्स है। अच्छा, इसी तरीके से नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते जब आप इनको पानी में डालें। जैसे आप शक्कर को डाल दें, सक्रोज है, ग्लूकोज है, तो इनको यूरिया है, इनको अगर पानी में डालें तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, करंट फ्लो नहीं करता, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 4.1.3 ऑफ योर बुक विच इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, आल्दो कि हम पीछे थोड़ा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देख कर आए हैं अबाउट गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने वहां भी समझा कि अ सेल विच इज कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हुए ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को अगर हमने परफॉर्म करवाना है तो हमें रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से हम नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं होते उनको परफॉर्म करवाते हैं। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन होती है ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड की ब्रेक डाउन होता है, कंपाउंड टूटता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसमें हमारे पास एक बैटरी होती है, साथ में हमारे पास कैथोड, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। कैथोड क्या है, कैथोड बेसिकली एक इलेक्ट्रोड है, यूं समझिए कि एक रॉड है, मेटल का रॉड है जिसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। और कैथोड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैटाइन को कलेक्ट करता है। कैटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज आइन होते हैं उनको अपने पास ये क्या करता है, कलेक्ट करता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और जो एनोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, यानी जिस कंपाउंड को हमने ब्रेक डाउन करना है उसको हम यहाँ मोल्टन फॉर्म में रखते हैं, और इस तरह ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि यहाँ देखें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेन मोल्टन आयोनिक कंपाउंड होता है या एक्वा सोल्यूशन होता है जैसे NaCl या H2SO4 का, जो कि हमें फ्री आइंस प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोड्स होते हैं, टू सॉलिड्स कंडक्टर इंसर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा कि एक कैथोड है और एक एनोड है, और जो है इसका कनेक्शन इस तरह से है कि कैथोड को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। नेक्स्ट देखें, एक्सटर्नल सप्लाई के लिए हमें बैटरी चाहिए। अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। जब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो फिर क्या होगा, दिस करंट फोर्स आइन इनटू द सॉल्यूशन। तो वो क्या करेंगे, आइंस को फोर्स करेंगे कि वो मूव हों। कैसे मूव हों, कि जो कैटाइन होंगे, कैटाइन क्या होगा, ये जो सोडियम है ना, ये कैटाइन कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आइन को कैटाइन कहते हैं,
और नेगेटिवली चार्ज आइन को एनाइन कहते हैं। तो कैटाइन कैथोड की तरफ मूव होगा। कैटाइन जिसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं वो किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ। जब ये कैथोड की तरफ जाएगा तो वहां इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होंगे तो ये रिड्यूस होगा, गेन इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जो एनाइन है, जो नेगेटिवली चार्ज आइन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं इसने, तो ये जाएगा जी एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर जाने से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वहां, और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी लूज इलेक्ट्रॉन करेगा। आप इस बात को दोबारा सुने अगर आपको ये बात समझ नहीं आई। यही मेन चीज है इस पूरे चैप्टर में। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है? कैथोड के ऊपर जो सोडियम है, यानी बेसिकली अगर मैं यहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं ये आप लोगों के लिए कि सोडियम है हमारे पास NaCl। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, ये सॉरी ये लिखा सही नहीं जा रहा, मैं माउस से लिख रहा हूं और इसमें थोड़ी डिफिकल्टी है मुझे लिखने में। तो NaCl है, तो जब NaCl को करंट मिलेगा तो सोडियम आइन हो जाएंगे हमारे पास, और साथ में क्या हो जाएगा? क्लोरीन आइन हो जाएंगे। सोडियम आइन ये कैटाइन हो जाते हैं, आपको पता है, और साथ में क्या है? क्लोरीन आइन हो जाएंगे। ये शुरू से मैं सारा बता रहा हूं कि जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NaCl जो है, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बाहर से हम स्विच ऑन करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी, इसका सोडियम कैटाइन हो जाएंगे और क्लोरीन एनाइन हो जाएंगे। अब ये जो कैटाइन है जो कि यहाँ बने हैं, ये किधर मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि ये कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ ये चले जाएंगे। जब ये यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद ये, क्योंकि कैटाइन इनके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी ये क्लोरीन ले गया, तो ये यहाँ जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करवा लेगा। तो क्या हुआ कि इस यहाँ M लिखा हुआ है, कोई भी मेटल हो सकता है, M स्टैंड फॉर एनी मेटल, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ अज्यूम करें कि सोडियम लिखा है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब ये कैथोड के ऊपर जाएगा तो लिक्विड सोडियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इसके आसपास लिक्विड सोडियम बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये जो क्लोरीन है, ये जब एनोड की तरफ मूव करके जाएगी, एनोड की तरफ जब ये जाएगी तो यहाँ क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से लिया है, वो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी जो है वो इसका यूं समझें कि खींच लेगी, और क्योंकि बैटरी पॉजिटिव है, ज़्यादा इसकी पावर है, वो इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी। इलेक्ट्रॉन निकाल कर जब इलेक्ट्रॉन इसका निकालेगी तो यहाँ क्लोरीन जो है वो यूं समझें कि फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो एक क्लोरीन तो नहीं, एक और क्लोरीन आएगा, उसके साथ मिलकर ये क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो यहाँ ये नजर आ रही है आपको, छोटे मॉलिक्यूल गैस की फॉर्म में हो जाएगी। तो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और सोडियम की रिडक्शन होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसको आप दोबारा समझिए, यही मेन इसमें जो है मेन पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आपने समझ लिया तो आगे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो चीजें बन रही हैं वो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? देखें, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मीन ब्रेक डाउन, यानी आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए कंपाउंड को ब्रेक करना है, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसा होता है, जिसको भी हम देख कर आए हैं। जिस तरह अभी आपने देखा था कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है, जब हम डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, जब इसको हम डालते हैं सेल के अंदर तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है कैथोड के ऊपर जाकर, और क्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और इसी तरीके से ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस तो हम इसको ब्रेक डाउन को कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है ये ब्रेक हो जाए इनटू इट्स आइंस, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं 4.2.1 आर्टिकल विच इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पहला हमारे पास है सोडियम क्लोराइड है इन अ डाउन सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन, ये किस तरह काम करता है, और देन हम वापस इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक डाउन सेल आपको दिखाया गया है, और ये यहाँ से काट कर दिखाया गया है, वैसे ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मोल्टन NaCl जो है वो डालते हैं। मोल्टन NaCl का मतलब ये है कि NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व करना है, तब आपने इसको इसमें डालना है।
तो मोल्टन NaCl को हमने इसमें डाला, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था। अब यहाँ इसके सेगमेंट देखें कि ये हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है ये कैथोड है, यानी इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने जोड़ा हुआ है। और ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है पिस्टन टाइप, ये एनोड है। और अब क्या करेंगे, जो ही इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास है मोल्टन फॉर्म में NaCl है, वो क्या होगा, वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यानी वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ मैं अगर लिखूं तो सोडियम आयन बन जाएंगे और साथ में क्लोरीन आयन हमारे पास बन जाएंगे। ये दो आयन हमें इधर बनते दिखाई देंगे। अब जो क्लोरीन है, क्योंकि ये नेगेटिव है और सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, तो जो एनोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ चूंकि अटैच है, तो जो क्लोरीन है वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो सोडियम है वो कैथोड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर ही हैं, मैंने यहाँ बाय ड्रॉ किए हैं। और जब ये इसकी तरफ मूव करना शुरू होंगे, सोडियम आयन कैथोड की तरफ मूव करना शुरू होंगे, तो यहाँ जाकर ये इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसकी रिडक्शन होगी, यानी जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसकी रिडक्शन होती है। और इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर लूज करेगा और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। तो क्लोरीन जहाँ क्लोरीन गैस बनकर यहाँ से इस चैनल से बाहर निकल जाएगी, जबकि मोल्टन फॉर्म में यहाँ हमारे पास लिक्विड फॉर्म में सोडियम जो है वो कलेक्ट कर लेंगे हम इस पैसेज से। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो अगर मैं यहाँ इसको पहले रिमूव कर लूँ, तो जैसा कि यहाँ लिखा है और अभी आपने देखा भी है कि सबसे पहले क्या होगा कि एक मिनट मैं इसको ज़रा रिमूव कर लूँ, तो ये थोड़ा तो यहाँ देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज्ड इन द प्रोसेस इज कॉल्ड अ डाउन सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो प्रोसेस होता है वो डाउन सेल के अंदर होता है और डाउन सेल यूजेस एन आयरन कैथोड। इसका जो कैथोड होता है वो आयरन का बना होता है और कार्बन का एनोड बना होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम आयन आर रिड्यूस्ड एट कैथोड, कैथोड के ऊपर सोडियम आयन रिड्यूस होते हैं टू लिक्विड सोडियम मेटल में, और एनोड के ऊपर क्लोरीन आयन ऑक्सीडाइज होते हैं। ये इसका केमिकल रिएक्शन है कि सोडियम आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एड अप करवाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, सोडियम मेटल बन जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्लोरीन गैस बन जाती है। तो बेसिक पर्पस हमारे पास डाउन सेल का क्या है कि टू प्रोड्यूस सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को हम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अब हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस करनी है मोल्टन लेड 2 क्लोराइड्स की। यानी इसका पर्पस क्या है कि अगर लार्ज स्केल के ऊपर हमें लेड मेटल प्रोड्यूस करना हो तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं लेड 2 क्लोराइड्स की। इसको डाइक्लोराइड भी कहते हैं, लेड डाइक्लोराइड्स को भी कहते हैं और इसका फार्मूला PbCl2 होता है। तो इसमें अब क्या है कि इसमें जब ये मैं अगर लिख दूं कि ये है हमारे पास Pb और Cl2, ये लेड और डाइक्लोराइड है। तो लेड डाइक्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रिसिटी, इसको इसी तरीके से जिस तरह आपने देखा डाउन सेल, ऐसा ही इसका सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर, ये हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर रखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्रेफाइट्स इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं। और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की मदद से जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से गुजरती है तो ये ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ हमारे पास लेड आयन हमें मिलते हैं, और लेड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं, और जो क्लोरीन है वो जो है वो नेगेटिव आयन हमें वहाँ मिलते हैं क्लोरीन के ऊपर। तो 2 क्लोरीन एटम है, एक के ऊपर तो -1 आएगा, 2 होंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो अब देखें कि ये बेसिकली जो हमारे पास आ गया है लेड कैटाइन आ गया है, ये क्या करेगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो अभी आपने पीछे देखा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये कैटाइन की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये कैथोड के ऊपर मूव करेगा। कैथोड के ऊपर मूव करने की वजह से वहां क्या करेगा कि वहां ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किए हैं, जो इसने क्लोरीन को दिए हैं, वो वहां जाकर ऐड अप कर लेगा, अपने अंदर ऐड करवा लेगा, जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन होगी। यानी कैथोड के ऊपर जो लेड हमारे पास आयन है
इसकी रिडक्शन होती है और मेटालिक लेड फॉर्म हो जाता है जो कि हम बॉटम में कलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एनोड के ऊपर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन आइन है, ये एनोड के ऊपर जाएगा और एनोड के ऊपर जाने से इसने जो इलेक्ट्रॉन ले लिया है लेड से, वो इलेक्ट्रॉन वहां जाकर इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और वहां जाकर इसकी ऑक्सीडेशन होगी और क्लोरीन गैस बबल की फॉर्म में हमें मिलेगी। तो इसमें यह है कि हम जिस तरह यहाँ लिखा है बिल्कुल एज इट इज आपने इसको लिखना है। बुक में थोड़ा काफी डिटेल से है, मैंने इसको थोड़ा समराइज कर दिया है। मेन चीज आपने पहले बतानी है कि लार्ज स्केल के ऊपर लेड मेटल्स को प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज्ड लेड टू क्लोराइड। और साथ में अगर आप इसकी फिगर भी बना दें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बेसिक फिगर है जो कि हमने स्टार्ट में देखी थी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, वो बना दें और वहां ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज कर दें और अंदर इस तरह से PbCl2 वगैरह लिख दें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आर्टिकल है 4.2.2 विच इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड। यानी अब यहाँ हमने कंसंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन का यूज करना है। कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्सेस में है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर यहाँ डाइल्यूट लिखा होता तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती। तो अब अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH जो है वो प्रोड्यूस होता है इस सॉल्यूशन में। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या है, वो हमारे पास ब्राइन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर है, और डिसोसिएट इनटू ये जो NaCl है वाटर के अंदर जब ये डिसोसिएट होगा तो ये हमें सोडियम आइन, क्लोरीन आइन, हाइड्रोजन आइन फ्रॉम वाटर्स एंड OH आइन जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सेटअप की बात करें तो इसमें हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ देखें कि कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन है, तो कैथोड जो है वो ग्रेफाइट रॉड होगा और एनोड जो है वो पॉजिटिव ग्रेफाइट रॉड होगा। कैथोड नेगेटिव होगा और एनोड पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में जो मेन चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो ये रखना है कि एनोड और कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिड्यूस होंगे। किस तरह से, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड अप करवाएंगे। तो जिस तरह यहाँ लिखा है इस इक्वेशन में कि वाटर मॉलिक्यूल जो कैथोड के ऊपर होंगे वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा और जिसके रिजल्ट में हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में हाइड्रोक्साइड्स आयन बनेंगे। ये जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी लेकिन हाइड्रोक्साइड्स आयन सोल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। अच्छा, एनोड के ऊपर जो शुरू में आपने देखा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास वाटर है, NaCl, वाटर और NaCl है। तो NaCl जो है जिसमें जो Cl है वो जब आयोनाइज होंगे Cl अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। तो जो Cl है वो क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा और एनोड के ऊपर मूव करने के साथ ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन कैसे, क्योंकि इसने अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है वो वहां जाकर छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, निकाल देगा। ये दो इलेक्ट्रॉन इसने बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली इसने सोडियम से लिए हैं और ये एनोड के ऊपर जाकर अपने इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से इसने लिए हुए हैं वो एनोड को दे देगा, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो जिसकी वजह से क्लोरीन गैस बीच में से रिलीज हो जाएगी। अब जो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स आइन है और जो सोडियम आइन है वो ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का हमें सॉल्यूशन देंगे। अगर आप ओवरऑल इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि NaCl है और साथ में हमारे पास वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, क्लोरीन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब पीछे अभी हमने देखा था कंसंट्रेटेड, अब डाइल्यूट है। डाइल्यूट वो है कि जिसमें जो सोडियम क्लोराइड है इसकी जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ी कम है, और इसमें जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं वो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा इसका पर्पस क्या है, टू ऑब्जर्व द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन डाइल्यूट NaCl solution is broken down using platinum electrodes। तो ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होती है जब हम प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं और डाइल्यूट NaCl लेते हैं।
तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl जो मेजर आइंस की फॉर्म में यहाँ सोडियम और क्लोरीन आइन हमारे पास होंगे और साथ में हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सल आइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करें तो इसमें डाइल्यूट एक्वस NaCl है, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है एज यूजुअल, और प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स के साथ है, प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड हमने इसमें लिया, और एनोड जो प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लिया है। प्लाटिनियम इज इनर्ट, इनर्ट का मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं करता एंड डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन में ये टेक पार्ट नहीं होता प्लाटिनियम इटसेल्फ। इसमें अगर हम देखें कि कैथोड और एनोड के ऊपर क्या होगा, तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन ऑफ वाटर होगी, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में एड अप होकर हाइड्रोजन गैस देते हैं और हाइड्रोक्साइड्स आइन देते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी जबकि हाइड्रोक्साइड्स आइन सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएंगे। एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो दोबारा से वो डिकम्पोज हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस और साथ में वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल में एनोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कैथोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन एड अप करवाता है। तो दैट मीन यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिमेन रहते हैं सोल्यूशन के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखें तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली सोडियम और क्लोरीन आयन क्योंकि ये डाइल्यूट थे, मतलब इनकी कंसंट्रेशन कम थी, तो ये स्पेक्टेटर आयंस की तरह काम कर रहे थे, यानी इनका कोई काम नहीं था, ये तमाशाई थे, और ये इनसे कोई जो है वो इनकी प्रोडक्ट नहीं बनेगी इनकी वजह से। तो अगर हम इसको स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है इसका कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें जो एपरेटस हमें रिक्वायर्ड है उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 प्लस H2O ये डाइल्यूट है, और प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इनर्ट हैं, दैट मीन ये रिएक्शन नहीं करते, डीसी पावर सप्लाई रिक्वायर्ड है, और बीकर या फिर इलेक्ट्रोलिसिस सेल हमें रिक्वायर्ड है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा यूजिंग प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स, इट ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड्स हाइड्रोजन आयन और सल्फेट्स आयन में कन्वर्ट होगा, जबकि वाटर हमारे पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड्स आयन में कन्वर्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने इसको याद रख करना है। यहाँ जैसे बीकर भी आप देख रहे हैं कि इस बीकर के अंदर हमारे पास ये जो है वो हमने डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयंस और हमारे पास सल्फेट्स आयन बने, और इसी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन हमें फॉर्म हुए। अब देखें कि जो बेसिकली हमारे पास हैं पॉजिटिव आयन यानी कैट आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करके जाएंगे, और जो एन आयन है वो एनोड की तरफ मूव करके जाएंगे, और इस तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी कैथोड और एनोड के ऊपर, जिसको भी हम अपनी अगली स्लाइड्स में लिखते हैं। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से मिले हैं एंड वाटर मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाएंगे विच इज कैथोड, और जब वहां ये मूव करके जाएंगे तो यहाँ ये एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, यानी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए, दो हाइड्रोजन एटम हो गए, और वो फिर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी के साथ एनोड के ऊपर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जिन्होंने हाइड्रोक्साइड्स आयन दिए हैं एंड ऑक्सीजन is produced, hydroxides ions loses electron oxidation and release oxygen gas। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड्स आयन क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेंगे तो यहाँ फिर ऑक्सीजन गैस बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन ये इन्होंने लूज कर दिए जो कि एनोड इनसे ले लेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इसका सी पार्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट CuSO4 यूजिंग प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड। तो इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का है जो कि ब्लू इन कलर में होता है। इसमें कॉपर आइंस, सल्फेट आइंस और हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सल आइंस फॉर्म होंगे।
केस 1 में क्या होगा? केस 1 में हम यूज कर रहे हैं प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड और केस 2 में हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे। ये 2 केसेस हैं। तो केस 1 में क्या है कि जब हमने प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स यूज किए तो ये जो कॉपर आयन है ये इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड अप करवाए। इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवाने से इनकी रिडक्शन हुई और जो कि कॉपर मेटल के तौर पर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो अब क्या हुआ नेक्स्ट, अगर हम मूव करें तो यहाँ देख भी सकते हैं आप कि जो हमारे पास ये है कैथोड है, इसके ऊपर क्या होगा, इस कैथोड के ऊपर कॉपर आयन आएंगे और कॉपर आयन आने से वो क्या करवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इनसे। बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ी फिगर जो है वो थोड़ी सही नहीं है। ये बेसिकली ये कैथोड दिखा रहे हैं, ये वाला यहाँ इस तरह, ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि डिपॉजिट होना शुरू हो गए, ये बेसिकली डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरह इसके ऊपर। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें कि एनोड जो है वो वहां क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होंगे और वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ऑक्सीजन गैस को। तो जब ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड्स आयन जो है वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, जिसके रिजल्ट में यहाँ ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। सल्फेट आयन डू नॉट डिस्चार्ज इजीली, सल्फेट आयन इजीली डिस्चार्ज नहीं होंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिलीज नहीं करेंगे। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ कि कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन गैस बीच में से रिलीज हो जाएगी। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोजन आयन, ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम यूज करें कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज करें, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको यूज करें, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास कॉपर जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाएगा कॉपर आयंस, और ये यहाँ हमें कॉपर मिल जाएगा, कॉपर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें कि एनोड के ऊपर क्या होगा कि कॉपर मेटल जो है वो डिसॉल्व होगा और ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी एनोड के ऊपर कॉपर डिसॉल्व हो रहा होता है और कैथोड के ऊपर कॉपर जो है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड अप करवा रहा होता है, वहां कॉपर मेटल मिल जाता है। तो कॉपर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड, नो चेंज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट कंसंट्रेशन इसमें चेंज नहीं होगा। दिस सेटअप इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्योरीफाइंग कॉपर, इस सेटअप को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है 4.3 विच इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइलाइड कंपाउंड। हाइलाइड कंपाउंड कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड के जिनमें हाइड्रोजन्स और मेटल एटम ये अगर आपस में मिलकर रहें तो इसे हम हाइलाइड कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl है, KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और इसी तरीके से सोडियम आयोडाइड है। ये डिफरेंट जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनको हम हाइलाइड कंपाउंड कहते हैं कि हाइड्रोजन्स और मेटल कंबाइन होता है, हाइलाइड कंपाउंड बनते हैं। तो यहाँ अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखनी है डाइल्यूट हाइलाइट सोल्यूशन की। अब ये जो हाइलाइट सोल्यूशन होगा ये डाइल्यूट होना चाहिए, यानी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो, कम हो, थोड़ी सी मिकदार आपने इसमें डालनी है वाटर के अंदर ताकि ये डाइल्यूट हो। तो जब ये डाइल्यूट होंगे तो फिर एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वाटर ब्रेक्स डाउन होगा इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइड्स आयन में। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे इसमें ऑक्सीजन में और हाइड्रोक्साइड्स आयन में, तो जिसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। दिस हैपन, ये क्यों होता है, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल कंपीट द हाइलाइट आयन फॉर डिस्चार्ज। अब ये जो हमने हाइड्रोजन्स बीच में डाल रखे हैं उनके मुकाबले में वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, यानी उनके ऊपर जो आयंस बने हैं वो आयन खत्म हो जाएंगे इसके मुकाबले में, क्योंकि वो ये डाइल्यूट हैं, ये इनकी मिकदार कम है। इसी तरह कैथोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है एज इट इज। वाटर मॉलिक्यूल आर रिड्यूस, वाटर मॉलिक्यूल वहां रिड्यूस होंगे। ये वही बातें हैं जो पीछे आप देख कर आए हैं कि किस तरह एनोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं। रिड्यूस का मतलब ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो फिर वो वहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहाँ इनकी रिडक्शन होती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसमें बेसिकली हमने ये देखा कि डाइल्यूट अगर NaCl है तो यहाँ हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये इसकी समरी है, ये आपने ऐसे ही याद करनी है।
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बीकर है। इस बीकर के अंदर इस तरह से कि हमने यहाँ ब्राइन सोल्यूशन है, यानी नमक के अंदर पानी डाला है, तो इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ये यहाँ देखें कि कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और इसी तरीके से एनोड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें इसमें, तो नेक्स्ट यहाँ देखें कि अब हमारे पास कंसंट्रेटेड हाइलाइट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है कि अब NaCl जो है वो एक्सेस है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें देखें तो इसमें एनोड के ऊपर क्या होगा कि हालोजेंस जो हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो वो प्रोड्यूस होंगे। वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, हालोजेंस प्रोड्यूस होंगे, हालोजेंस की गैस प्रोड्यूस होगी। दे आर मेनी हाइलाइट एंड सो दे आर डिस्चार्ज इंस्टेड ऑफ वाटर। अब यहाँ ये डिस्चार्ज होंगे, ये आपने याद करना है कि जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो हालोजेंस डिस्चार्ज होंगे, और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल डिस्चार्ज होंगे, यानी उनके आयन डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज मतलब उनके ऊपर से चार्ज खत्म होगा। अच्छा, इसी तरीके से कैथोड के ऊपर जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, वहाँ हाइड्रोजन गैस स्टिल प्रोड्यूस होगी, वाटर मॉलिक्यूल ही रिड्यूस्ड होंगे। तो ये आप लोगों ने याद करना है एज इट इज। इस टेबल को अगर आप याद कर लें तो ये बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम अपने अगले आर्टिकल को समझने जा रहे हैं विच इज 4.4 विच इज अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली डिपोजिशन है, यानी हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की तय चढ़ा देते हैं, एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ मेटल ऑब्जेक्ट विद इन अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हुए, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कंपाउंड को ब्रेक करके एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की तय चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसका पर्पस ये है, दिस इंप्रूव अपीयरेंस, प्रिवेंट्स क्रोजन और इनहांस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं कि नजर आने में अच्छा हो जाए, या फिर उसको क्रोजन ना हो, जंग ना लगे, या फिर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम इस तरह करते हैं। अच्छा जी, जब इलेक्ट्रोड्स व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर द सेम मेटल, जब इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल के होंगे, दिस इज स्पेशल केस यूज्ड इन मेटल रिफाइनिंग, ज्वेलरी कोटिंग और प्रोटेक्टिव लेयरिंग। यानी इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल के हों जिनकी आपने लेयर चढ़ानी है, तो इसमें ये स्पेशल केस है। इसमें हम मेटल को रिफाइन करते हैं, ज्वेलरी को कोट करते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि अक्सर ये सुना जाता है कि इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, वो बेसिकली कोटिंग होती है। ज्वेलरी के ऊपर ये कहा जाता है कि गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। जो आम आर्टिफिशियल हमें ज्वेलरी मिलती है उसके ऊपर ये कहा जाता है। तो वहाँ यही प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। या प्रोटेक्टिव लेयरिंग हम चढ़ा देते हैं ऊपर, उससे फिल अप कर लेते हैं। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो है जिंक प्लेटिंग की, कि किस तरह जिंक की लेयर किसी दूसरे मेटल के ऊपर हम चढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होना चाहिए। तो यहाँ हमने एक नेल जो है वो ले रखा है, और इसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, यानी इसके ऊपर हमने जिंक की एक बारीक लेयर चढ़ानी है। ये कील है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस कील को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, तो ये एक्ट एज ए कैथोड करेगा। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ किसी रॉड को आप अटैच करते हैं तो वो कैथोड एक्ट करता है, और एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने अटैच करना है। और यहाँ जो एनोड है वो प्योर जिंक है, यानी जिसकी लेयर हमने चढ़ानी है उसको हमने एनोड लेना है हमेशा। ये सब प्लेटिंग में आपने हमेशा ये करना है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ टिन की प्लेटिंग करनी हुई, तो यहाँ में जो प्योर जो एनोड होगा वो मेरा टिन होगा। इसी तरीके से क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है तो एनोड जो है वो क्रोमियम का होगा। एनोड हमेशा उस मेटल का होता है जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, और कैथोड वो होता है जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आप जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं और जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो अगर आप इसके प्रोसेस को समझें तो देखें कि ये जो एनोड है
प्योर जिंक है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। यूं ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो बैटरी क्या करेगी, इस जिंक में से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगी। तो जब जिंक में से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर जाएगी, तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिंक आयन बन जाएगा। आप देखें कि इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से जिंक में से, तो जिंक आयन बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा जिंक। तो जब ये कैटाइन बन जाएगा तो ये एनोड को छोड़ देगा और यहाँ से ये मूव करेगा सॉल्यूशन के थ्रू कील की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया है। अब ये कैथोड की तरफ जाना चाहेगा, तो ये कैथोड के ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर से होते हुए, एक्सटर्नल होते हुए यहाँ आ जाएंगे। ये दोबारा यहाँ इस जो है जिंक जो है, यहाँ दोबारा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवाएगा, और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप करवाएगा तो इस तरह इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो एनोड के ऊपर जिंक की ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर जिंक की रिडक्शन होगी। तो इस तरह हम रिडॉक्स रिएक्शन से, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कर लेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से। तो इसके लिए जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास अपरेटस है, जैसा कि अभी आपने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ जिंक साल्ट है, जिंक सल्फेट, और एनोड है जो कि प्योर जिंक का होना चाहिए, और कैथोड वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आपने प्लेट करना है, जैसे आयरन नेल था अब हमारे पास। तो यहाँ देखें वही इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखे हैं कि कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, वहाँ क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वहाँ क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन एडअप होंगे। कैथोड वो जो नेल था उसमें इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे थे, लूज नहीं हो रहे थे, तो दोबारा जिंक बन जाएगा, एक लेयर चढ़ जाएगी। और इसी तरीके से एनोड के ऊपर क्या हो रहा था, एनोड जो था वो इलेक्ट्रोड प्योर जिंक का था, वहाँ जिंक जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था। तो इस तरह हमने सारी प्लेटिंग देखी कि किस तरह एक रॉड से, एक इलेक्ट्रोड से मेटल निकल कर दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर मेटल की लेयर चढ़ रही है, बारीक लेयर चढ़ रही है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है विच इज टिन प्लेटिंग। अब टिन प्लेटिंग में देखते हैं कि टिन प्लेटिंग में किस तरह से हम प्लेट करेंगे। जो इसका मेथड है, प्रोसीजर है, वो बिल्कुल सेम है जिंक प्लेटिंग की तरह, कि सबसे पहले आपने एक एनोड लेना है जो कि प्योर मेटल होगा, यहाँ टिन का मेटल है, और टिन को आपने एज ए एनोड लेना है। ये टिन है हमारे पास, और जिस मेटल के ऊपर आपने लेयर चढ़ानी है, जैसे यहाँ स्पून है, तो इसको आप कैथोड लेंगे। ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। कैथोड का मतलब है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ मिस्टेक हुई है, ये नेगेटिव होना चाहिए, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो है वो स्टूडेंट ये नेगेटिव है, ये मिस्टेक हो गई है, ये नेगेटिव है, ये इस फिगर में थोड़ी मिस्टेक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो एनीवे के कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो अब क्या होगा, अब इसी तरीके से होगा कि यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है टिन का, इसमें क्या होगा कि टिन, ये जो प्योर मेटल है टिन का, इसमें से जब हम स्विच ऑन करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी। जब बैटरी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगी तो SN में से, यानी टिन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये जो है टिन आइन जो कि कैटाइन है वो खुद निकलकर कैथोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, और ये कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो ये नेगेटिव है। ये मिस्टेकनली यहाँ पॉजिटिव लिखा है, कैथोड ये नेगेटिव ही है। तो अब बच्चों क्या होगा कि ये जो टिन है जो कि कैथोड की तरफ जा रहा है, वो वहाँ जाकर जो दो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से बैटरी से होते हुए यहाँ इसके पास आएंगे, और वहाँ जाकर दोबारा ये जो टिन आइन है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाकर दोबारा जो है वो गेन कर लेगा, अपने अंदर एड अप करवा लेगा। तो इस तरह यहाँ इसकी जब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस तरह इसकी रिडक्शन होगी, और इस जगह एनोड के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हुए टिन प्लेटिंग होती चली जाएगी। बिल्कुल वही प्रोसीजर था जो पीछे था। तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि अपरेटस आपके पास है, यहाँ टिन टू साल्ट है, या टिन टू क्लोराइड आपने लेना है, डाइक्लोराइड भी इसको कहते हैं, या टिन सल्फेट भी आप ले सकते हैं। तो कैथोड क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा उसको कैथोड के तौर पर लेना है जिसके ऊपर आपने प्लेट करना है, और एनोड हमेशा प्योर टिन ही होगा। तो यहाँ DC पावर सप्लाई है, यहाँ देखें कि कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन आप लोगों ने लिखने हैं।
बुक में थोड़े डिटेल रिएक्शंस हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये आप टिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। जाहिर सी बात है कि टिन जो है वो टिन सल्फेट से ही आएगा, लेकिन यहाँ आपको उसकी लिखने की जरूरत नहीं है कि जस्ट ये सिंपल सा लिख लें तो इट्स ओके कि द tin ion form from the solution gain electron and are deposit on the thin metallic layer। और इसी तरीके से एनोड के ऊपर क्या होगा कि tin metal dissolve releasing ion into electrolyte, वो इलेक्ट्रोलाइट में आयन को रिलीज कर देंगे। तो ये वो सारा प्रोसीजर है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 4.5 आर्टिकल विच इज अबाउट गैल्वेनिक सेल। लेकिन यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ कि इससे पीछे जो अभी हम कर आ रहे हैं प्लेटिंग, उसमें जो क्रोमियम प्लेटिंग है वो मैंने खुद मिस की है, बिल्कुल वैसे के वैसे है। अगर आपको बहुत अच्छे से टिन और जिंक प्लेटिंग समझ आ गई है तो क्रोमियम प्लेटिंग आप खुद कर लेंगे और उसको खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टडी में कि जो आप ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें समझें। कुछ चीज़ें आप अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए समझें कि अगर वो ऐसी है, वो इससे मिलता जुलता टॉपिक अगर वो ऐसा है तो ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा और आप किस तरीके से उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसको एज ए टास्क के तौर पर लें, एज ए चैलेंज के तौर पर लें कि आप क्या उसको बुक से रीड करके उसको समझ सकते हैं कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो हम इसके ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। एनीवे अब हम मूव करते हैं गैल्वेनिक सेल की तरफ। तो गैल्वेनिक सेल जो है हमारे पास, इसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। बेसिकली ऐसा सेल है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब ये स्पॉन्टेनियस का मतलब हम पीछे से देखते आ रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं, नेचुरली होते हैं, हमें किसी एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद जो रिएक्शंस होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे पास वोल्टिक सेल के अंदर या गैल्वेनिक सेल्स के अंदर होते हैं। तो इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये जो नेम है वोल्टिक सेल का, वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा की जो इन्होंने डिस्कवर किया था, और जो डैनियल है इन्होंने सबसे पहले जो है वो कंस्ट्रक्ट किए थे जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसकी वजह से हम इसको डैनियल सेल भी कहते हैं। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करें तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास दो इसके कंपार्टमेंट होते हैं। इसको एक कंपार्टमेंट कहते हैं, इसको बी कंपार्टमेंट कहते हैं, और इन दोनों कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है और यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो डिप होता है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो डिप होता है। और साथ में हमारे पास एक जो है वो साल्ट ब्रिज भी होता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये बैलेंसिंग रखे आयंस को दोनों तरफ। एक हमारे पास वोल्ट मीटर होता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ कि जिंक बार डिप इनटू 1 मोलैरिटी सोल्यूशन, वन मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ये हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट है, ये मोलैरिटी, जिसको हम एम से लिखा है। इसी तरीके से जो कॉपर बार है वो डिप होती है 1 मोलैरिटी के सोल्यूशन में ऑफ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और साल्ट ब्रिज होता है जिसको अभी आप लोगों ने देखा। और ये इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं KCl, जो कि इनर्ट होता है, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं करता। इसका पर्पस क्या होता है? इट मेक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सोल्यूशन, और वोल्ट मीटर होता है टू मेजर द वोल्टेज, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि सबसे पहले एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है इस डैनियल सेल के अंदर। तो एनोड के ऊपर किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है ये देखें कि ये जो एनोड है, जो एनोड बेसिकली हम कह रहे हैं जिंक को, ठीक है, क्योंकि ये जिंक जो है वो कॉपर के मुकाबले में जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जाएंगे इस वोल्ट मीटर के थ्रू इस कॉपर के अंदर। तो कॉपर जो है वो थोड़ा देर में ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ कॉपर आयन बने होंगे, तो कॉपर आयन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाकर एडअप हो जाएंगे इन कॉपर आयन्स के अंदर, और कॉपर आयन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एडअप हो जाएंगे तो यहाँ हमें कॉपर मिलता जाएगा। तो जिंक यहाँ से जो जिंक आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कॉपर आयन वही इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एनोड के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कैथोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। तो इस तरह ये पूरा जो है वो एक हमारे पास गैल्वेनिक सेल बनता है जिसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं 4.6 आर्टिकल विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? बेसिकली ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, मेनली मेटल्स हैं, फिर हाइड्रोजन है। इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि हम इस तरह से पता लगा सकें कि कौन सा एलिमेंट कितनी जल्दी जो है वो ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होगा। यानी इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हमें पता चलता है कि कोई एटम कितना ज़्यादा नेगेटिव या फिर कितना पॉजिटिव है, यानी वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जिससे उसकी ऑक्सीडेशन होगी, या कितनी जल्दी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जिससे उसकी रिडक्शन होगी। तो बेसिकली इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट विच मेटल विल बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन में। ये इसकी मेन बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बताती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मेटल के बारे में बताती है कि कौन सा मेटल ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा मेटल रिड्यूस्ड होगा। तो एलिमेंट हायर इन द सीरीज, इसको तरतीब इस तरह से दी गई है कि जो सीरीज में सबसे कुछ मतलब इनका सीक्वेंस इस तरह से हायर से लोअर की तरफ किया गया है। वो एलिमेंट जो सीरीज में सबसे ऊपर हैं, लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, वो ज्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उनकी ज्यादा होती है। हैज लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन, यानी वो जल्दी रिड्यूस नहीं होंगे, रिडक्शन की वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी कर देंगे। यानी जितना कोई ऊपर होगा सीरीज में, टॉप पे होगा, ये लिस्ट ऑफ जो है एलिमेंट्स है, तो इसमें जो सबसे टॉप पर एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, वो जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होगा, वो जल्दी रिड्यूस नहीं होगा, उसकी रिडक्शन की वैल्यू कम होगी, यानी वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एड अप नहीं करवाएगा जल्दी। ठीक है, और देन द मेटल बिलो इट, जो इससे नीचे मेटल है उसके मुकाबले में इसकी लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगी। इसी तरीके से एंड मोर एक्टिव, लेकिन ये ज्यादा एक्टिव होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। एंड लूजेज इलेक्ट्रॉन इजीली, अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसका मतलब होता है कि वो किसी को रिड्यूस कर रहा होता है, किसी दूसरे में वो इलेक्ट्रॉन जाकर एड अप होना होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूज करती है ये बात रिड्यूसिंग एजेंट वाली, तो इसको बेशक निकाल दें। सिर्फ इतना याद रखें कि सीरीज में जो टॉप पर, अभी मैं आपको सीरीज दिखाता हूं, सीरीज में जो टॉप पर एलिमेंट्स होंगे उनकी रिडक्शन वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है कि वो ज्यादा रिड्यूस नहीं होंगे, वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ये बातें हैं इसमें। तो इसके बरक्स अगर सीरीज में जो लोअर होगा इसकी मोर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी जितना सीरीज में नीचे होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उसकी पॉजिटिव होती चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये लेस रिएक्टिव होंगे, यानी ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, इनकी रिडक्शन जल्दी हो जाएगी, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब हम देखते हैं सीरीज को। तो देखें कि ये मैंने कुछ छोटी सी एक सीरीज बनाई है। तो इसमें ये जो ऊपर वाले हैं, जो टॉप पर हैं एलिमेंट्स, इनमें आप देखें कि इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, और नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। तो ये जो ऊपर वाले हैं हमारे पास, ये इतने जल्दी रिड्यूस नहीं होते, यानी इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एड अप नहीं करवाते। हाँ, ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज जल्दी कर देते हैं। तो जितना नीचे की तरफ जाएंगे तो इतना डिफिकल्ट होगा इनको ऑक्सीडाइज्ड होने में। तो ऊपर वाले ज्यादा जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं फर्दर। तो इसको कैथोड के ऊपर, इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि कैथोड जो कि एट कैथोड के ऊपर क्या होता है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है तो पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन, वहां पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो फिर क्या होता है, रिडक्शन हैपन, वहां रिडक्शन होती है, ये बात हमें पता है। कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन जो है, जैसे सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है, तो वो वहां जाकर रिड्यूस होगा। दैट मीन के वहां इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एड अप करवाएगा। द आइन लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो नीचे हमारे पास हैं, जिस तरह अभी सीरीज में आपने देखा कि टॉप पर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो है, नीचे की तरफ अगर हम जाएं सीरीज में तो जो लेस रिएक्टिव हैं वो वाले हैं। तो जो लोअर हैं वो लेस रिएक्टिव है, इज मोर लाइकली टू गेट रिड्यूस। जितना नीचे होगा सीरीज में उतना वो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, उतना वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एड अप करवा लेगा।
अब एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास सोडियम आयन है और हाइड्रोजन आयन है, तो अब अगर हम सीरीज की मदद से हमें जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सा एटम इनमें से रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन होगा या सोडियम होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो सीरीज में लोअर है, अगर आप बुक में भी देखें तो हाइड्रोजन सीरीज में लोअर है, सोडियम ऊपर है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन की रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है। जितना सीरीज में कोई नीचे होगा इतनी उसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी। इस वजह से हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। वहां शुरू में हमने देखा था कि सोडियम नहीं बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी। उसकी वैल्यू ये है कि उसकी वजह यह है कि ये लोअर है सीरीज में, बिकॉज हाइड्रोजन इज लोअर इन द सीरीज देन द सोडियम। इसी तरीके से एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड जो कि नेगेटिव आयन है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाइलाइड आयन आर डिस्चार्ज बिफोर द हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई हाइलाइड्स आयन डिस्चार्ज बिफोर हाइड्रोक्साइड्स आयन, कि हाइलाइड आयन जल्दी डिस्चार्ज क्यों हो जाते हैं, पहले डिस्चार्ज क्यों हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन से। तो इसकी रीजन ये है कि ये जो है हमारे पास सीरीज में इनकी नंबरिंग जो है बेसिकली वो इसकी रीजनिंग है कि जो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा एक्टिव होगा, और जितना ज्यादा वो एक्टिव होगा उतनी जल्दी वो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो इसमें जो हाइलाइड हैं वो क्योंकि टॉप पर होते हैं तो ये जल्दी क्या कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड्स आयन के मुकाबले में ये टॉप पर होते हैं तो ये जल्दी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। कंसंट्रेशन इफेक्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस तरह डिस्चार्ज ऑफ आयन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन से वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। डाइल्यूट एक्वस के अंदर NaCl कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन इज रिलेटिवली लो। क्लोरीन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड्स आयन विच आर प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ वाटर, के जो कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर की वजह से ज्यादा अमाउंट में होते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस। ओवर पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड है क्लोरीन आयन को कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो, जिसकी वजह से जो हाइड्रोक्साइड्स आयन हैं वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्योंकि इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जैसा कि ये जो मैंने लिखा है, जो आपकी बुक से ही लिया है कि द ओवर पोटेंशियल मीन एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड for oxidation of chlorine ion to chlorine gas, because the overpotential to chlorine gas is higher than that the for oxidation of hydroxides ion to oxygen gas. It makes it energetically less favorable to discharge chlorine ion, कि ये एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल है क्लोरीन के लिए कि वो डिस्चार्ज हो सके। तो हाइड्रोक्साइड्स आयन जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि दूसरी तरफ क्लोरीन जो है इनको ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो आखिरी आर्टिकल है विच इज़ अबाउट 4.7 और बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी बेसिकली हमारे पास है, ये गैल्वेनिक सेल है और ग्रुप ऑफ गैल्वेनिक सेल हम ज्वाइन करते हैं सीरीज में, जिसकी वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इट्स एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन। इसकी जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है जब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, और दीज इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, वो एक्सटर्नल सर्किट्स में मूव करते हुए कैथोड की तरफ जाता है, जहां जाकर ये रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इस तरह पूरा एक प्रोसेस है बैटरी के अंदर कि एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड ऑक्सीडाइज होता है और कैथोड जो है वो रिड्यूस होता है। अब हम देखते हैं इसमें जो लास्ट हमारे पास इसका है बैटरी, एक टाइप की हमारे पास है फ्यूल सेल। अब ये जो फ्यूल सेल है ये क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करते हुए हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी, हीट और वाटर जो है वो बना लेते हैं। तो इट वर्क्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल, ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है बट विद कॉन्टिन्यूस फ्यूल इनपुट। लेकिन इसमें जो फ्यूल इनपुट है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है फॉर फिक्स्ड केमिकल अमाउंट्स के लिए। तो अब अगर हम इसमें सेटअप देखें तो इसमें फ्यूल क्या है, फ्यूल के तौर पर हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस, सप्लाई की जाती है एनोड को, और ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है कैथोड को। तो एक तरफ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है और एक तरफ से जो है वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, और सेंटर में हमारे पास क्या है, एनोड और कैथोड होते हैं।
तो इलेक्ट्रोड्स आर ऑफन पोरस प्लाटिनियम, ये जो एनोड होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पोरस होते हैं, यानी इसके अंदर से ये पास आउट हो सकती है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और ये प्लाटिनियम के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूजली हमारे पास KOH होता है, या फिर ये एसिडिक भी, आप एसिड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं, जो कि इन इलेक्ट्रोड्स के मिड में होता है। अब अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है टू फॉर्म वाटर एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस जो आपने इंसर्ट की है वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, दैट मीन कि वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और फिर क्या होगा, वो क्या बनाएगी, वो हमारे पास बनाएगी साथ में वाटर मॉलिक्यूल और रिलीज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, अब क्या होगा, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होगी। ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एड अप करवाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जब एड अप करवाएगी ऑक्सीजन, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड्स आयन हमारे पास बन जाएंगे। तो एनोड और कैथोड के ऊपर ये जो रिएक्शन है ये आपने एज इट इज लिखना है। आपकी बुक में ये काफ़ी डिटेल से है, बस इतना सा ही इसको कर लें, इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं कि ये प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी है, वाटर इज़ ओनली बाय प्रोडक्ट। और इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज इसका, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन फ्यूल इज़ एक्सपेंसिव एंड हार्ड टू स्टोर। ये हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो महंगा भी है और इसको आप स्टोर भी नहीं कर सकते। हाईली एफिशिएंट है ये, नो ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह, और कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई होती है इसमें। क्वाइट क्विट ऑपरेशन है, इसमें यह है कि जो है वो नो मूविंग पार्ट्स, कोई पार्ट मूव नहीं करेगा। आइडियल फॉर रिमोट और बैकअप पावर, यानी आपको बैकअप पावर की ज़रूरत नहीं है। सूटेबल फॉर स्पेस क्राफ्ट एंड सबमरीन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, जबकि इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो डिसएडवांटेजेस में रिक्वायर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल आपको एक बॉक्स बनाना है, एक स्पेशल सेल चाहिए आपको। फ्यूल प्रोडक्शन देखें तो फ्यूल प्रोडक्शन हाइड्रोजन में नॉट बी इको फ्रेंडली, और दूसरा है सेंसिटिव टू इम्प्योरिटी स्पेशली इन हाइड्रोजन, और फ्यूल सेल एंड कैटलिस्ट आर कॉस्टली, लिमिटेड लाइफ स्पैन है इसका, और कमर्शलाइज्ड इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस। अभी इसको कमर्शलाइज नहीं किया जा सकता, ये अर्ली स्टेजेस में है। तो इसके साथ स्टूडेंट आपका चैप्टर जो है, चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके तमाम टॉपिक जो है वो इंक्लूड हैं आपके कोर्स में। कोई टॉपिक इसका फॉर्मेटिव नहीं था, सारे के सारे थे, तो इस वजह से काफ़ी डिटेल लेक्चर है। आप इसको आराम से तसल्ली से देखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसको दोबारा देखें, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि, और जो है हम इसको मज़ीद जो है वो आसान करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।